पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितने डिग्री पर होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। और एक चीज आप याद रखिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है लेकिन आयतन कम होता है। यहाँ पर एक चीज समझने का प्रयास करिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन कम होता है। जैसे 4 डिग्री से अगर आप बढ़ाएंगे टेम्परेचर को, जैसे 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा या 6 डिग्री सेल्सियस होगा, तो इधर में पानी का घनत्व कम होगा लेकिन आयतन बढ़ेगा। अगर आप कम करेंगे, जैसे 4 डिग्री से कम करेंगे तो 3 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, अगर आप कम करेंगे तो भी पानी का घनत्व कम होगा लेकिन आयतन बढ़ेगा, ये आप याद रखिएगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन कम होता है, ये आप याद रखिएगा हमेशा के लिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन सही है। आंसर भी यहाँ पर आप चेक करके देख सकते हैं, बी ऑप्शन सही है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न दूसरा नंबर, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों निकलने लगता है? यहाँ पर समझने की बात है, समझिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर रिफिल का चित्र बना लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसान होगा। तो ये मैंने रिफिल का चित्र बना लिया, रिफिल में इधर खुला रहता है, ठीक है। जब आप धरातल पर रहते हैं तो धरातल के आसपास में जो वायुमंडल है उसका प्रेशर ज़्यादा है। अब यहाँ पर रिफिल में अंदर में स्याही है, तो स्याही, धरातल पर स्याही क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि धरातल के आसपास में जो वायुमंडल है, हवा है, उसका दबाव ज़्यादा है और यहाँ पर जो खाली स्थान रिफिल में है, ये हवा का जो प्रेशर है दबा के रखता है ताकि अंदर का स्याही बाहर ना निकले। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा। अब यहाँ पर समझिएगा, जब वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा तो यहाँ पर प्रेशर कम पड़ेगा और अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो स्याही बाहर निकलने लगेगा। तो जब आप हवाई जहाज में यात्रा करेंगे यानी कि ज़्यादा ऊंचाई पर रहेंगे तो क्या होगा, अंदर में प्रेशर ज़्यादा रहेगा और वायुमंडलीय दबाव क्या हो जाएगा, ऊपर जाने पर कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर प्रेशर कम लग रहा है तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये बाहर निकल जाएगा स्याही। तो क्लियर हो चुका होगा। तो यात्रा करते समय, जैसे हवाई जहाज में जब आप यात्रा करेंगे तो स्याही क्यों निकल जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव कम होने के कारण। तो यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर है, वायु दाब में कमी के कारण, यानी कि सी ऑप्शन सही है। तो एक बार आप अच्छा से समझिए, अच्छा से पढ़िए ताकि आपका दिमाग में जिंदगी भर रह जाए। तीसरा नंबर, यहाँ पर क्या बोल रहा है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? जैसे साबुन का बुलबुला हो या किसी भी चीज़ का बुलबुला हो, तो बुलबुला फूला हुआ रहता है ना, तो दाब, अंदर में दाब क्या होता है? यानी कि वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा होता है। अगर ज़्यादा नहीं होता तो ये बुलबुला फट जाता या चिपक जाता। तो आप हमेशा याद रखिए, ये जो वायु का साबुन का बुलबुला है ना, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होगा, तो वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा होगा। तो देख लीजिए कहाँ पर है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। जैसे आप एक बैलून ले लीजिए, बैलून को आप फुला दीजिए, तो बैलून फूला हुआ क्यों रहता है? क्योंकि बैलून के अंदर में जो हवा है उसका दबाव ज़्यादा है, वायुमंडलीय दबाव से ज़्यादा है, इसीलिए फूला हुआ है। अगर वायुमंडलीय दबाव से कम हो जाएगा तो बैलून चिपक जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको समझना होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है साबुन के बुलबुले के अंदर। आंसर सही है, बी ऑप्शन। अब चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर को समझिए, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, क्या अपरिवर्तित रहेगा? यहाँ पर समझिएगा, जैसे मैंने पानी ले लिया, 1 लीटर पानी ले लिया और उसको 4 भाग में बांट दिया। तो 1 लीटर पानी को 4 भाग में बांटेंगे तो मात्रा में तो परिवर्तन हो गया। क्या बोला है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। जैसे 1 लीटर पानी ले लिया और उसको 4 भाग में बांट दिए तो मात्रा तो अलग, मात्रा में क्या हुआ, मात्रा को तो बदल दिए, लेकिन यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पर भी पानी है,
लेकिन सभी में घनत्व सेम ही रहेगा। अगर पानी को आप 1 लीटर पानी को आप एक एक बूंद में भी अगर डिवाइड कर देंगे, मात्रा को बदल देंगे, तो एक एक बूंद में भी घनत्व क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये चीज़ आपको समझना होगा। तो घनत्व क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा अगर आप मात्रा को भी चेंज कर देंगे तो आंसर देखते हैं, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर में आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर समझिए, ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। तो मैंने क्या बोला था, जब आप धरातल से, जमीन से जब आप ऊपर की ओर जैसे जैसे आप जाएंगे, वायुमंडलीय दाब जो है वो क्या होगा, कम होता जाएगा, घटता जाएगा। तो वायुमंडलीय दाब घटता जाएगा तो साथ में क्या होता है, जैसे जैसे प्रेशर कम होगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी कम होगा, यानी कि पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर कम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो अगर ज़मीन पर, यानी कि जब ज़मीन पर खाना बनाते हैं तो ज़मीन पर 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे तो क्या होगा, 100 डिग्री से कम में ही उबलने लगेगा। तो प्रश्न को एक बार फिर से समझिए, ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है, क्योंकि जब आप ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर भी कम होगा। तो आप एक बार पढ़ के समझिए ऑप्शन को, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ये राइट है, उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, यानी कि बॉइलिंग टेम्परेचर कम हो जाता है। ये आपका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 6 नंबर। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। अब यहाँ पर समझने की बात है, 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस किया जाता है। अब यहाँ पर समझिएगा, तो क्या होगा, 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री तक लिया जाता है, यानी कि ठंडा किया जा रहा है ना, तो बीच में कहीं पर 4 डिग्री भी होगा। अब यहाँ पर समझिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, घनत्व ज़्यादा होता है और आयतन कम होता है। तो यहाँ पर आयतन की बात बोला है ना, देखिए 4 डिग्री के, अगर 4 डिग्री से कम की ओर जाएंगे तो भी आयतन ज़्यादा होगा, अगर 4 डिग्री से अधिक के तरफ जाएंगे तो भी आयतन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अभी आयतन क्या है, ज़्यादा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर आयतन अभी ज़्यादा है, अब इसको धीरे धीरे ठंडा कर रहे हैं, आ गए 4 डिग्री में, तो 4 डिग्री में क्या होगा, आयतन कम होगा। अब जैसे ही 4 डिग्री से आप 3 डिग्री की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि ठंडा हो रहा है इधर में ना, और ठंडा होगा तो बर्फ़ बनेगा, तो जब बर्फ़ बनेगा तो भी पानी फैलता है, तो इधर में भी आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, जब यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ 4 डिग्री में आए तो पहले आयतन क्या हुआ, सबसे कम, यानी कि घटा। अब यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि पहले घटा और फिर बढ़ा। तो देख लीजिए कहाँ पर है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। तो सी ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका सही है, देख लीजिए। अब इसको थोड़ा आप उल्टा करके देखिए, अगर आप 2 डिग्री सेल्सियस से गर्म करके इसको 10 डिग्री सेल्सियस में ले जा रहे हैं तो क्या होगा, तो बीच में 4 डिग्री सेल्सियस होगा, ये आप याद रखिएगा। 4 डिग्री सेल्सियस में घनत्व ज़्यादा होता है और आयतन कम होता है। तो 2 डिग्री कहने का मतलब कि इधर पानी ठंडा होगा, यानी कि बर्फ़ जैसा होगा। तो अब समझने का प्रयास कीजिएगा, 4 डिग्री से इधर कम के तरफ जाइए तो इधर भी आयतन ज़्यादा है, आयतन यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। अब आप इसको गर्म कर रहे हैं, गर्म करते करते चले गए 4 डिग्री सेल्सियस में, तो 4 डिग्री सेल्सियस में आयतन क्या होता है, कम होता है। अब फिर से आप गर्म किए और चले गए 10 डिग्री में, तो 10 डिग्री में जब पानी गर्म होगा तो भाप बनेगा। जब भाप बनेगा, भाप तो नहीं बनेगा 10 डिग्री में, लेकिन मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, 4 डिग्री से जब जैसे ही ज़्यादा होगा, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, तो आयतन बढ़ेगा। अब यहाँ पर समझिएगा, 4 डिग्री के आप दाहिने तरफ जाइए या बाएं तरफ जाइए, यानी कि कम के तरफ जाइए या अधिक के तरफ जाइए, क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। याद रखिएगा हमेशा 4 डिग्री में आयतन कम होता है।
तो अगर 2 डिग्री सेल्सियस से आप 10 डिग्री सेल्सियस में जा रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, पहले आयतन कम हुआ उसके बाद बढ़ा, यानी कि पहले घटा फिर बढ़ा। तो ये हमेशा के लिए आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? तो पानी का तल ज्यों का त्यों रहेगा, उतना ही रहेगा। सी ऑप्शन सही है। इस तरह का प्रश्न पूछ दिया जाता है कभी कभी, याद रखिएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। किसी भी बर्तन में पानी है और पानी में बर्फ तैर रहा है और पूर्णतः यानी कि पूरा अगर बर्फ पिघल जाता है तो पानी का तल क्या होगा, यानी कि ज्यों का त्यों रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 8 नंबर। जब किसी बोतल में पानी भर जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि? अब यहाँ पर समझिए, आप एक बोतल में पूरा पानी भर दीजिए और उसको जमने दीजिए, बर्फ बनने दीजिए, तो क्या होगा, बोतल टूट जाएगा। ऐसा क्यों होता है, अब यहाँ पर समझिएगा। मैं एक बोतल का चित्र बना लेता हूँ समझने के लिए, ताकि आपको समझने में थोड़ा आसान होगा। मैंने यहाँ पर एक बोतल बना लिया और इसमें पानी भर दिया। ठीक है, पूरा पानी भर दिए। अब इसको ठंडा करेंगे तो क्या होगा, बर्फ बनेगा ना, बर्फ बनेगा। तो अब यहाँ पर समझिएगा, जब पानी बर्फ बनता है ना, तो ऐसे सोचते होंगे बहुत लोग कि पानी बर्फ बना, ठोस बन गया, इसका मतलब सिकुड़ गया होगा। नहीं, पानी जब ठंडा होकर बर्फ बनता है तो फैलता है, याद रखिएगा, फैलता है। यानी कि पानी का घनत्व ज़्यादा होता है, बर्फ़ का घनत्व कम होता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। पानी का जैसे उतना ही पानी है और उसी पानी से अगर बर्फ़ बन जाता है तो आयतन, बर्फ़ का आयतन ज़्यादा होगा और पानी का आयतन कम होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब ये पानी बर्फ़ बनेगा तो इसका आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी कि फैलेगा। तो क्या होगा, बोतल टूट जाएगा। जैसे बोतल पूरा पानी से भरा हुआ है और जैसे ही जमने लगेगा, बर्फ बनने लगेगा, तो पानी क्या होगा, फैलेगा, तो बोतल टूट जाएगा। तब देखिए ऑप्शन में पढ़ के, पानी जमने पर फैलता है, देखिए यहाँ पर क्लियर मिल गया ना, ए ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से समझे रहेंगे ना तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में चलना क्यों कठिन है और सड़क पर आसान से चल लेते हैं? तो बर्फ बिल्कुल चिकना महसूस होता है ना, क्यों होता है? तो चिकना यहाँ पर आंसर में तो नहीं होगा और ऐसा आंसर देना भी नहीं है, यानी कि घर्षण नहीं होता है। सड़क के अपेक्षा बर्फ में घर्षण नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन को पढ़िए, बर्फ सड़क के सख्त होती है, बर्फ सड़क से सख्त होती है, ऐसा आंसर नहीं। सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। ये आपका सही आंसर है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, डी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि? जब बर्फ का 2 टुकड़ा लेके उसको जोर से दबाएंगे तो क्या होगा, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, बल्ब का गलनांक बढ़ जाता है और वो चिपक जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, याद रखिएगा हमेशा के लिए। अगला प्रश्न 12 नंबर। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? अब यहाँ पर समझिए, जैसे लोहा का कील यानी कि कांटी पानी में डूब जाता है, क्यों? क्योंकि पानी का घनत्व कम है लोहा से, इसीलिए डूब जाता है। अगर पानी का घनत्व ज़्यादा होता लोहा से तो लोहा पानी में तैरता, लेकिन लोहा पानी में क्यों डूब रहा है? क्योंकि पानी का घनत्व कम है लोहा से। तो पारा में क्यों नहीं डूबता? तो पारा का घनत्व अधिक है लोहा से, इसीलिए पारा में लोहा तैरता है। यहाँ पर समझिएगा, तो लोहे की कील पारे में क्यों तैरता है? क्योंकि पारा का घनत्व लोहा से ज़्यादा है। तो देखिए ऑप्शन को पढ़ के क्या क्या बोल रहा है। लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम, ऐसा नहीं है।
लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। यहाँ पर क्या बोला है, लोहे का घनत्व पारा से कम है, पानी से अधिक है लेकिन पारा से कम है। तो यानी कि पारा का घनत्व अधिक है लोहा से, या आप दूसरे शब्द में कह सकते हैं लोहे का घनत्व पारे से कम है, इसीलिए पारा में तैरता है लोहा का कील। तो इसका सही आंसर मिल गया है, सी ऑप्शन सही है। एक बार आप अच्छा से पढ़िए, फिर कभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 13 नंबर में बल का गुणनफल है, बल का गुणनफल है, यानी कि बल जो है, जो F है, फोर्स है, वो किसका गुणनफल है, यानी कि m क्या है मास और a क्या है एक्सेलरेशन। तो m को क्या कहेंगे हिंदी में, द्रव्यमान, और a क्या है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। तो द्रव्यमान गुने त्वरण, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, बी ऑप्शन देख लेते हैं, चेक करते हुए चलेंगे, सही है। अगला प्रश्न 14 नंबर क्या बोल रहा है, शरीर का वजन, ऑप्शन को पढ़िए। पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ऐसा नहीं है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। शरीर का वजन सबसे ज़्यादा कहाँ पर अनुभव होगा, तो ध्रुव पर, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 15 नंबर, यहाँ पर क्या बोला है, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। अब यहाँ पर समझिए, चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कितना है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का 1/6। तब यहाँ पर आप क्या करेंगे, भार आप निकालेंगे ना, तो क्या बोल रहा है, किसी मनुष्य का भार 600 न्यूटन है चांद पर, 600 न्यूटन है चांद पर, तो पृथ्वी पर, तो चांद में कितना होगा, तब आपको क्या करना होगा, 600 का 1/6 करना होगा। तो ये 6 एकम 6 2 0, यानी कि चांद में कितना होगा, 100 न्यूटन होगा। ठीक है, अगर पृथ्वी पर किसी मनुष्य का भार 600 न्यूटन है तो चांद पर कितना होगा, 100 न्यूटन होगा। क्लियर है ना। तो देखते हैं, आंसर भी मिलाते हुए चलेंगे। राइट है। अब 16 नंबर को समझिए, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा। अब यहाँ पर समझिए, द्रव्यमान बताना है, यानी कि मास m बताना है। तो आपको क्या करना है, 29.4, इसको आपको डिवाइड करना है g से। तो g का वैल्यू कितना होता है, 9.8 होता है, इससे आपको डिवाइड कर देना है। समझने का प्रयास करिए, या आप पूरा 10 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये कितना है, लगभग में 10 के आसपास में है ना। तो अगर आप g के यहाँ पर समझिएगा, अगर आप g के जगह में पूरा आप 10 ही ले लिए तो ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, समझिएगा, तो क्या हो जाएगा, 2.94 हो जाएगा। और इसको आप राउंड फिगर में करेंगे तो क्या होगा, यानी कि ये 9 है ना, पॉइंट के बाद 9 और इधर भी संख्या है, तो ये क्या है, 10 के आसपास में है, कहने का मतलब। तो आप इसको पूरा 3 कर सकते हैं, यानी कि 3। तो देख लीजिए, यहाँ पर 3 राइट आंसर है। और आंसर भी मिला लेते हैं, देख लेते हैं, बी ऑप्शन सही है। तो बी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर 17 नंबर में 1 किलोग्राम राशि का वजन बताना है। वजन यानी कि भार, द्रव्यमान अलग चीज है, वजन अलग चीज है। वजन का मतलब कि mg। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम, द्रव्यमान कितना है, 1 किलोग्राम, और g का वैल्यू कितना होता है, 9.8 होता है। गुना कर देंगे तो 9.8 आ गया, तो 9.8 इसका राइट आंसर है। लेकिन वजन यानी कि भार हमेशा क्या होगा, न्यूटन में होगा, ये आप याद रखिएगा। तो सी ऑप्शन सही है। आंसर को आप मिलाते हुए चलिए, राइट है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। इसमें क्या बोला है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि। अब यहाँ पर समझिएगा, तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है और चांद का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, तो चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 है। यानी कि आदमी चांद पर जाता है तो वहाँ पर हल्का महसूस करता है। या आप
पृथ्वी पर जब उछलना चाहते हैं तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चांद के अपेक्षा ज़्यादा है। तो क्या करता है, अगर आप उछलना चाहते हैं तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल आपको नीचे खींच लेता है, ज़्यादा उछलने नहीं देता है। कहता है कि बेटा ज़्यादा नहीं उछल, नहीं तो चोट लग जाएगा। इसीलिए गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी का है वो आपको खींच लेता है नीचे और आप ज़्यादा ऊंचाई तक उछल नहीं पाते हैं। लेकिन चांद पर क्या है, पृथ्वी की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल कम है। तब वहां पर चंद्रमा कहती है कि बेटा जितना उछलना है उछल ले। यानी कि आप पृथ्वी पर जितना उछलते हैं उससे ज़्यादा आप चांद पर उछल पाएंगे, क्योंकि वहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से कम है। तो इसी से रिलेटेड होगा, ऑप्शन में आप पढ़ के देखिए। तो क्या बोला है, वह चंद्रमा पर भारहीन होता है। नहीं, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में क्या होता है, अत्यल्प, मतलब कि कम होता है। यहाँ पर समझिएगा, अत्यल्प होता है यानी कि कम होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। तो देख लेते हैं आंसर को मिला के। तो राइट है, सी ऑप्शन सही है। चांद पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, पृथ्वी की तल की तुलना में कम होता है। 19 नंबर, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। क्या होता है, तो इसका सही जवाब होगा टॉर्क। याद कर लीजिएगा, टॉर्क। और आंसर को मिलाते हुए चलते हैं, बी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर और लास्ट नंबर। यहाँ पर आपसे पूछा है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर है। तब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले समझना है कि आइसबर्ग किसे कहते हैं। आइसबर्ग समुद्र में कभी कभी आपने देखा होगा, समुद्र के किनारे गए होंगे तो हर एक जगह तो नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं पर देखने को मिलता है आइसबर्ग, या कभी आपने देखा होगा टीवी में। तो आइसबर्ग क्या है, समुद्र में तैरता हुआ हिम का चट्टान यानी कि बर्फ का चट्टान, वो बहुत बड़ा बड़ा होता है। कम से कम 757 करोड़ लीटर पानी का बना हुआ इतना बड़ा बर्फ का चट्टान होता है। तो इसी को कहते हैं आइसबर्ग, यानी कि हिमशैल, हिम का चट्टान, बर्फ का चट्टान। तो बोल रहा है कि आइसबर्ग जो है, हिम का जो चट्टान है, हिमशैल है, उसी को आइसबर्ग कहते हैं इंग्लिश में। तो इसी को कह रहा है कि आइसबर्ग जो है पानी में प्लवन करता है, तैरता है, तो ऊपर कितना भाग रहता है, ये आपसे पूछा गया है। पानी के ऊपर कितना भाग रहता है, तो 1/10 भाग ऊपर में रहता है। ये आप हमेशा के लिए याद रखिएगा। नीचे कितना डूबा हुआ रहता है वो नहीं पूछा है, बोल रहा है कि पानी के ऊपर कितना भाग रहता है, तो 1/10 भाग रहता है। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, तो 1/10 हमेशा के लिए याद कर लीजिए। इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं।